ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव, ये एक ऐसा नाम है जो एक वक्त पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास आदमी बन गया था। भारत में बबलू श्रीवास्तव दाऊद का एजेंट बनकर काम कर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद का बेहद खास बबलू श्रीवास्तव उसी का जानी दुश्मन बन गया। ऐसा क्या हुआ बबलू श्रीवास्तव के साथ कि आईएएस अफसर बनने की चाहत रखने वाले बबलू को जुर्म की दुनिया में कदम रखना पड़ा? हम बताएंगे बबलू श्रीवास्तव की पूरी क्राइम कुंडली। देखिए ये रिपोर्ट। नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव। जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश। पहचान किडनैपिंग किंग। वो दाऊद इब्राहिम के काले धंधों में उसका साथी था। किडनैपिंग के लिए नए तरीके उसने इजाद किए। करोड़ों की फिरौती मांगना उसका पेशा है। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उसका घर आम घाट कॉलोनी में था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल है। बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वो अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था या फिर उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक थी। लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल दिया और वो कुछ और ही बन गया। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो लखनऊ के विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। 1982 में वहां छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। ये बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत पर छूटकर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में बबलू को जेल भेज दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते तक जेल में ही रहना पड़ा। उसके बाद वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का नाम आ गया। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा ले लिया। इस दौरान वो अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। ये वही वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को तरजीह दी। इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी थी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए थे। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया। फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसा वसूल किया। उसका अपहरण करने का तरीका भी बेहद अलग था। वो जिसको भी अपना शिकार बनाता था, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाता था। जरूरत पड़ती थी तो उसके आसपास बबलू श्रीवास्तव के कई लड़के लगातार बने रहते थे, जिससे जब भी ठीक मौका मिले उसके बाद अपहरण कर लिया जाए। अपहरण का उसने एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसको आज तक कोई बदल नहीं सका। दरअसल पहले बिहार में यह तरीका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह तरीका बबलू श्रीवास्तव लेकर आया था। जिसका अपहरण किया जाए उसको दूसरे बड़े गैंग के पास सौंप दिया जाए। यानी मानवाली और बिचौलिए का काम भी बबलू श्रीवास्तव द्वारा किया जाता था। बबलू श्रीवास्तव के पास कई ऐसे लोकल गैंग के लोग भी किडनैपिंग करके लाते थे, जो बबलू के नाम का सहारा लेकर किडनैपिंग की बड़ी रकम मांगते थे। इसमें बड़ा हिस्सा बबलू श्रीवास्तव रखकर उस शख्स को भी थोड़ा हिस्सा देता था। बबलू श्रीवास्तव का नाम अपहरण के धंधे में बेहद बड़ा था, जिसके चलते व्यापारी हो या नेता या फिर कोई अधिकारी, वो हर किसी को अपना शिकार बनाता था। कहा यह भी जाता है कि अपहरण करने के बाद अगर कोई पैसे देने में आनाकानी करता था या फिर पुलिस को इसकी शिकायत करता था, तो बबलू श्रीवास्तव उसको अपने हिसाब से सबक सिखाता था। अपराध की दुनिया में जाने से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में वो लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। आगे की पढ़ाई वकील के तौर पर करना चाहता था, लेकिन वक्त बदला और उसने अपराध के रास्ते पर ऐसा कदम रखा कि वापस कभी मुड़कर नहीं आया। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध के रास्ते पर चलने के बाद बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसे कदम उठाए, कई ऐसे अपराध किए
जिससे लोकल गैंग्स भी उसके दुश्मन बन गए। इसमें सबसे बड़ा नाम अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज का था। लगातार बढ़ती दुश्मनी के बाद बबलू श्रीवास्तव ने सोचा कि उत्तर प्रदेश छोड़कर वो दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं बाहर जाकर अपना बिजनेस और अपने अपराध को जारी रखे। इसी सिलसिले में सबसे पहले उसने संपर्क किया तांत्रिक चंद्रा स्वामी से। चंद्रा स्वामी से मिलने के बाद बबलू श्रीवास्तव की मंशा ये थी कि वो देश के दूसरे हिस्से में किसी से संपर्क करा के उसको मदद करे, लेकिन चंद्रा स्वामी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बबलू श्रीवास्तव की कोई मदद नहीं की। इसके बाद बबलू की मुलाकात हुई नेपाल के दिलशाद बेग से, जो न सिर्फ वहां का राजनेता था बल्कि दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था। नेपाल के रास्ते से आने वाली ड्रग्स और दूसरे आपराधिक धंधों में दिलशाद बेग का नाम दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी लोगों में माना जाता था। बबलू श्रीवास्तव चाहता था कि दिलशाद बेग उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करवाए और इसी के चलते बबलू श्रीवास्तव ने गुजारिश की कि उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करवाई जाए और वो उसके लिए काम करना चाहता है। कुछ वक्त के बाद दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से दुबई में करवाई। करीब 2 घंटे की इस मुलाकात में बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी हो गया था। वहां से वापस लौटने के बाद दाऊद इब्राहिम के चलते बबलू श्रीवास्तव का नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के लिए और विदेश के लिए भी बड़ा हो चुका था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी कि उसके बिहाफ पर वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी अपराध के काम होंगे वो उसका इंचार्ज होगा। एक तरीके से अपराध के धंधे में दाऊद इब्राहिम ने बबलू को भारत में अपना एजेंट बना दिया था और उसके चलते बबलू श्रीवास्तव ने ताबड़तोड़ अपहरण के ऐसे मामले अंजाम देने शुरू कर दिए जिसमें करोड़ों रुपए की रकम सौंपी गई। सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वो तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में अचानक मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल गई। इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आने लगा। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया। कभी दाऊद के लिए जान देने का मादा रखने वाले छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अब उसके दुश्मन बन गए थे। कई बार ऐसा हुआ जब बबलू श्रीवास्तव पर दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ हमला करवाया बल्कि जान लेने की भी कोशिश की। बावजूद उसके बबलू श्रीवास्तव हर बार बच गया। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथियों ने मिलकर सरेआम एडिशनल कमिश्नर LD अरोड़ा को गोलियों से भून दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस में पकड़ा गया। उसके बाद उसे भारत लाया गया। यहाँ उसके खिलाफ 60 मामले चल रहे थे, जिसमें से अब केवल 4 लंबित हैं। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिनमें बबलू की जान लेने की साजिश रची गई थी। इन सभी मामलों के पीछे अक्सर डी कंपनी का ही नाम आया। एक बार पुलिस ने खुलासा किया कि बबलू की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई थी, लेकिन वो बच गया। फिलहाल वो बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पेशी के लिए बाहर जाने के वक्त उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर ले जाया जाता है। बबलू श्रीवास्तव ने जेल जाने के बाद भी किडनैपिंग के कामों को नहीं छोड़ा। जेल में रहते हुए ही उसने अपने गिरोह की मदद से कई अपहरण करवाए। 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद करके घर जा रहे सराफा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवार स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उसकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास ही छोड़ दी थी। पंकज के परिवार वालों से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस से रात को छापा मारकर पंकज महिंद्रा को वहां से आजाद करवा दिया। पुलिस ने उस दौरान मौके से माफिया बबलू श्रीवास्तव के भांजे विकल श्रीवास्तव और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये किडनैपिंग बबलू श्रीवास्तव के कहने पर की गई थी और 10 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। बबलू श्रीवास्तव से भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी डरा करते हैं। साल 2021 में हाफिज सईद के बंगले के बाहर हमला करवाने का आरोप भी बबलू श्रीवास्तव पर लगाया जाता है। पाकिस्तान उन दिनों उत्तर प्रदेश के एक माफिया डॉन के नाम से घबराया हुआ था। पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने यूपी के जेल में बंद माफिया डॉन का नाम खुद लिया था। सनाउल्लाह ने दावा किया था कि माफिया डॉन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है।
इस माफिया डॉन का नाम है बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव उस समय बरेली की जेल में बंद था। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि बबलू श्रीवास्तव ने लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के बाहर विस्फोट करवाया था। ये घटना 23 जून 2021 को सुबह 11 बजे लाहौर के जौहर टाउन में हुई। इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 24 अन्य लोग घायल हो गए थे। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि सड़क पर 4 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया था। इससे आसपास के कई घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। बबलू श्रीवास्तव के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अक्सर बड़े व्यापारियों को अपना शिकार बनाता था, उनकी रेकी करता था और उसके बाद वो उनका अपहरण करता था। और उस अपहरण के बाद जो फिरौती मिलती थी उसमें उन तमाम लोगों का भी हिस्सा होता था जो उसकी मदद करते थे। बबलू श्रीवास्तव जेल जाने के बाद भी अपने आपराधिक धंधों में लगा रहा। कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर साउथ तक बड़े बड़े शहरों में उसका नेटवर्क फैल चुका था। जेल में रहने के दौरान जब उसने दाऊद इब्राहिम से किनारा किया, तब तमाम खुफिया एजेंसी की नजरों में बबलू श्रीवास्तव आ गया। एजेंसी का मानना था कि बबलू श्रीवास्तव दाऊद के फैले हुए नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानता है और अगर कोशिश की जाए तो वो मदद भी कर सकता है। बबलू श्रीवास्तव चाहता था कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड मिटा दिया जाए और वो ऐसा तभी होगा जब वो खुफिया एजेंसी के लोगों की मदद करेगा। लिहाजा उसने मदद करने के लिए एजेंसी का हाथ थाम लिया। बबलू श्रीवास्तव की मदद से बड़े ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने में मदद मिली और यही नहीं बल्कि दाऊद के कई ऐसे ठिकाने, कई ऐसे काम, कई ऐसे लोगों को पकड़ने में मदद मिली जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को फायदा हुआ। कहा जाता है कि इसके बदले में बबलू श्रीवास्तव से वादा किया गया था कि उसको जेल से छूटने में मदद की जाएगी। उसकी सजा पूरी होने के बाद सरकार से उसको छुड़वाने की बात की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बबलू श्रीवास्तव ने कई बार इस बात का दावा किया, बल्कि उसने अपनी किताब में भी इस बात का दावा किया कि किस तरह से उसने एजेंसीज की मदद की, नेपाल में दाऊद के सिंडिकेट को खत्म करवाया, सिंगापुर, मलेशिया समेत कई ऐसे देशों में दाऊद के सिंडिकेट को नेस्तनाबूद करने में एजेंसीज की मदद की, जो कि सालों से सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। दाऊद इब्राहिम के कई ठिकानों, उसके नेटवर्क और उसके धंधों के बारे में उसने एजेंसीज को बताया और उसके चलते दिल्ली की स्पेशल सेल, मुंबई के एटीएस, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और पूरी सरकार की तमाम एजेंसीज को दाऊद इब्राहिम के तमाम धंधों को बंद करने में मदद मिली। लेकिन इसके बदले में जो वादा बबलू श्रीवास्तव से किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। अब इसमें सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन बबलू श्रीवास्तव के दावों के मुताबिक उसने सालों साल एजेंसीज की मदद की, जिसके चलते कई जगह दाऊद इब्राहिम को नेस्तनाबूद करने में भारी मदद मिली। फिलहाल दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करने के बाद श्रीवास्तव इस बात की ओर देख रहा है कि शायद एजेंसीज उसकी मदद करे। बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के सेंट्रल जेल में बंद है, जो बरेली में है, और ये बताया जाता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से बबलू श्रीवास्तव की हालत बेहद खराब है। बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसके नेटवर्क में बाहर से लोग मदद करते हैं। ये भी अफवाह है कि बबलू श्रीवास्तव जेल के भीतर पूरे ऐशो आराम से रहता है। आम कैदियों की तरह उसका दिन शुरू तो होता है, लेकिन बाकी पूरे दिन वो अपने तरीके से न सिर्फ रहता, खाता, पहनता और टाइम बिताता है, बल्कि उसके लिए वो हर सुविधा मुहैया है जो कि सरकार उसको देना चाहती है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इन बातों में कुछ सच्चाई इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बबलू श्रीवास्तव कई मायनों में पुलिस और सरकार के लिए मददगार साबित हुआ है। बबलू श्रीवास्तव न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर चुका था, बल्कि एक ऐसे धंधे में भी उतर चुका था जिसको अगर वो जारी रखता तो शायद नेता भी बन जाता। इसके लिए उसने जेल में रहने के दौरान सीतापुरा से चुनाव लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे और तमाम अपराधी इतिहास के चलते चुनाव आयोग ने उसका पर्चा खारिज कर दिया और यहीं से उसके नेता बनने की ख्वाहिश खत्म हो गई। कई ऐसे मामले हुए और कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि बबलू श्रीवास्तव को जेल से रिहाई मिल जाएगी, लेकिन कहा जाता है कि एजेंसीज ऐसा नहीं चाहती। बबलू श्रीवास्तव के बाहर न आने की कई वजह है। बबलू श्रीवास्तव के बारे में ये कहा जाता है कि वो भारत की खुफिया एजेंसी के कई राज जानता है, जिससे जेल से बाहर आने के बाद वो सभी के लिए मुसीबत बन सकता है। यह भी माना जाता है कि बबलू के बाहर आने के बाद दाऊद इब्राहिम उसकी हत्या करवा सकता है। इसीलिए इन सभी को मद्देनजर रखते हुए उसका जेल में रहना ही बेहतर है। पिछले 28 साल से बरेली की सेंट्रल जेल में बबलू श्रीवास्तव बंद है, बल्कि एक एक दिन इस बात के लिए गिन रहा है कि आखिरकार उम्र कैद की सजा पूरी होने के बाद भी उसे रिहाई क्यों नहीं मिली। बरेली जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव के बारे में यह भी कहा जाता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक शांतिपूर्वक जिंदगी बिताना चाहता था,
लेकिन कॉलेज की घटना के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसने बाद में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बबलू श्रीवास्तव की इच्छा फिल्म बनाने की भी थी। उसका ये ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जेल में रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव ने 2 किताबें लिखी थी, जिसमें एक किताब का नाम था अधूरा ख्वाब, जिसमें बबलू श्रीवास्तव ने सिलसिलेवार अपनी जिंदगी के हर किस्से को लिखा है, जिसमें अपहरण से लेकर अपराध के रास्ते में जाने तक दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी और दोस्ती की सारी तमाम बातें उस किताब में लिखी हुई थी। इस किताब के आधार पर एक फिल्म बनने वाली थी, जिसके लिए कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव और उसके साथी ही फाइनेंस कर रहे थे। इसके अलावा भी उसने एक किताब और लिखी, जिसमें तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र किया था जिनके बारे में एजेंसीज जानना चाहती थी या फिर एजेंसीज को उसने जानकारी देकर मदद की। इन किताबों की जानकारी के आधार पर एजेंसीज ने दाऊद और उससे जुड़े सभी लोगों पर नजर भी रखी। कई घटनाएं ऐसी भी है जिसमें उसने खुद माना है कि कैसे उसने इस अपराध को अंजाम दिया। इन्हीं घटनाओं के आधार पर बबलू श्रीवास्तव चाहता था कि एक फिल्म बनाई जाए, लेकिन अभी तक उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव जेल में बंद है और अभी तक उसको रिहाई नहीं मिली है। हालांकि बबलू श्रीवास्तव का साफ तौर पर कहना है कि जब भी वो बाहर आएगा तब वो अपनी किताब के आधार पर न सिर्फ फिल्म बनाएगा, बल्कि अपनी किस्मत दूसरे धंधों में भी आजमाएगा। ये वक्त कब आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जद्दोजहद इस बात पर जारी है कि आखिरकार सजा पूरी होने के बाद वो जेल से वापस कब आ सकता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क आज भी इतना बड़ा है कि अगर वो कभी जेल से बाहर आएगा तो शायद अपराध की दुनिया में फिर से चला जाए। और इसी बात का डर एजेंसीज को है। जेल में रहने के दौरान भी सालों साल तक उससे कई बड़े बड़े लोग मिलने आते रहे और माना जाता है कि ये सब उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। कई साल से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें वो वारदातें भी शामिल है जिसकी वजह से वो किडनैपिंग किंग कहलाने लगा था। उसने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात के बारे में और उनके साथ काम करने का भी जिक्र किया है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंग वॉर को भी किताब में जगह दी है। इस किताब के आधार पर एक फिल्म बनाने की तैयारी थी, जिसमें अभिनेता अरशद वारसी को बबलू का किरदार निभाना था। फिलहाल बबलू श्रीवास्तव जेल में बंद है और अपनी रिहाई के सपने देख रहा है, लेकिन उसके किताब के टाइटल की तरह उसका ये ख्वाब भी अधूरा ही रह जाएगा। ऐसा होता है या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। जानकारी ये भी बताई जाती है कि बबलू श्रीवास्तव का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता, तरह तरह की बीमारियों से वो ग्रसित है। अगर ये खलनायक जेल से बाहर आता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं हूं खलनायक में, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।